चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 2 में मैं मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है हमको, अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट एस इज located at the bottom of a big pool of liquid of refractive index mu and depth h, right? The object S emits rays upwards in all directions such that a circle of light is formed at the surface of the liquid by the rays which are refracted into the air. What happens to the rays beyond the circle? What determine the radius in the area of circle? देखिए, ऐसा है कि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का प्रॉब्लम है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब, इसका मतलब ये हुआ, जरा मैं आपको एक डायग्राम लेकर के आता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को देखिएगा। ठीक, ये पर्टिकुलर डायग्राम आपके सामने आ गया। इस पर्टिकुलर डायग्राम में इन्होंने कहा कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ पूल ऑफ लिक्विड। ये रहा वो पूल ऑफ लिक्विड, राइट। और इस पर्टिकुलर लिक्विड में ये रहा वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं। ये रहा वो आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रे ऑफ द लाइट निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, और जाने के बाद ये तुम्हारे पास रेयर मीडियम पे जाती। ओके, लेकिन हुआ क्या कि अगर हम इसको देख रहे हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है, ओके, ये तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल है, तो ये रे तुम्हारे पास क्या कर जाएगी, ये रे तुम्हारे पास सिंपली ग्रेज कर जाएगी। ये रे क्या कर जाएगी, ये रे तुम्हारे पास सिंपली क्या कर जाएगी, ग्रेज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर रे जो कि तुम्हारे पास इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर जाएंगी, ठीक है, इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर जाएंगी, वो सब प्रॉपरली तुम्हारे पास क्या कर जाएंगी, प्रॉपरली तुम्हारे पास जो है रिफ्रैक्शन फिनोमिना कर जाएंगी। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर रे यहां से लेकर के यहां तक जाती है, तो वो पर्टिकुलर रे क्या कर जाएगी, तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन कर जाएगी। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर रे तुम्हारे पास जाती है, कहीं यहां पे जाती है, इधर की पार्ट पे जाती है, ठीक है, तो ये रे का जो तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रे तुम्हारे पास क्या कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सर्कल तुम्हारे पास जो ए बी सर्कल बना हुआ है, ये जो तुम्हारे पास ए बी सर्कल बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, नेक्स्ट बात, अब इन्होंने कहा, इन्होंने पूछा कि क्या होगा, तुमने को बताया कि वो पर्टिकुलर रे जो कि तुम्हारे पास आई की वैल्यू आईसी से कम रखेंगी, वो सब लोग इसी सर्कल के अंदर लाई करेंगे, उनका प्रॉपर रिफ्रैक्शन होगा। और जो सभी रे तुम्हारे पास आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा रखेंगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएंगी, और जो आई की वैल्यू आईसी रखेगी वो सिंपल ग्रेस कर जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। What happens to the rays beyond the circle? ठीक है, the rays beyond the circle will have the rays beyond the circle, the rays beyond the circle to will go to total internal reflection, right? Next, determine the radius and area of the circle. अब आप जरा देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो आप ये समझ पाएंगे यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर एक इन्होंने यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है तरीके से। ठीक है, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, और फिर इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि हम एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्रिएट किए। ठीक है, हमने जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर रखा है ये। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि सर ये पर्टिकुलर लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक मिनट की तरह, ये सर्कल, हाँ, यहाँ पे इसको फॉर्म कर दे रहे हैं। ये पार्ट यहाँ पे होगा लगभग अप्रॉक्स, ठीक, और देन इसको हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं ये पार्ट, ठीक, ये है ना, इस पार्ट को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, ये पार्ट की, ठीक, ये आ गया। अब इन्होंने कहा कि अगर ये वाला एंगल आप जो है क्रिटिकल एंगल रख रहे हैं आईसी, तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल आईसी कहला सकता है। हमने कहा, इसने कहा फिर आप ये भी एग्री करेंगे कि सर अगर ये तुम्हारे पास रेडियस आर है और ये क्या है, ये हाइट एच है। हमने कहा ठीक। इन्होंने हमसे पूछा है डिटरमाइन द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसने कहा कि tan आईसी अगर हम लोग लिखें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के नाम पे आर और बेस के नाम पे एच। ठीक है, तो इन्होंने क्या रखा है, हमको एच दे रखा है। अगर इन्होंने एच दे रखा है तो मैंने कहा आर इक्वल टू हो गया एच टाइम्स ऑफ tan तुम्हारे पास क्या, इंसिडेंस एंगल। ओके, आर इक्वल टू हो गया एच तुम्हारे पास tan तुम्हारे पास आईसी, tan ऑफ द इंसिडेंस एंगल। ठीक,
अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, अब नेक्स्ट बात आती है, इन्होंने कहा कि एरिया निकालो, तो हमने कहा कि ठीक है एरिया तो हम निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियस जो है यहाँ पे वो आ गया है h, तुम्हारे पास tan IC, ओके, एंड tan तुम्हारे पास इसको लिखा जाएगा कितना, sin IC अपॉन तुम्हारे पास कितना cos IC, ठीक है। हमको पता है कि फॉर क्रिटिकल एंगल, ये बात हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल के लिए एक कंडीशन होती है हमारे पास, कौन सी कंडीशन होती है कि साइन ऑफ IC इज इक्वल्स टू 1/μ, ठीक है। तो इसने कहा कि cos IC निकाल सकते हैं, हमने कहा हाँ निकाल सकते हैं, ये होता है 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर IC, ओके। ये हो गया है कि 1 माइनस कितना 1/μ का होल स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो गया, ये हो गया है म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वैल्यू हो गई है म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 आ गई तुम्हारे पास, और ये हो गई कितना म्यू, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या पुट किया, हमने कहा कि सर यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये 1/μ है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ, म्यू से म्यू कैंसिल हुआ तो ये हो गया h अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमने से पूछा गया था कि आप इस पर्टिकुलर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का एरिया निकालिए, तो हमने कहा कि एरिया ऑफ सर्कल, हमने क्या बोला, हमने कहा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमारे पास हो गया h अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आया कितना पाई h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो इसी में हमने एक और प्रॉब्लम आपको दिया था, और वो प्रॉब्लम आपके पास क्या था, वो प्रॉब्लम आपके पास था, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16.2, ठीक। ये है वो प्रॉब्लम, और पे दिया था। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ सवाल भी है, ठीक है। देखते हैं जरा क्या है। A sunshine recorder globe of 30 centimeter diameter is made of glass of refractive index कितना, of refractive index मतलब म्यू 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट बात इसने हमसे क्या बोली है, अब नेक्स्ट बात इन्होंने हमसे बोली है कि a ray enters the globe parallel to the axis, find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis। अब बात समझ रहे हैं कि रे तुम्हारे पास एक्सिस पे कहाँ क्रॉस कर रही है, ये हमसे ये जानना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम लेकर के आते हैं, जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा क्या है ये डायग्राम। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक डायग्राम लीजिए पहले इसका, ठीक है। डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमने पहले से ही यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि थोड़ा समय कम लगे और काम जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए ये रहा वो तुम्हारे पास सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब, ये तुम्हारे पास है वो ग्लोब जिसकी बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने कहा ये रे ऑफ लाइट पहले तुम्हारे पास यहाँ पे आई, ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि इसने बोला, ठीक है। जैसा कि इसने बोला कि रे ऑफ लाइट रे एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। ये रे का एक्सपेक्टेड था कि ये रे चाह रही थी कि हम ऐसे चले जाएं, बिल्कुल सीधे चले जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन हुआ क्या कि आपको ये तुम्हारे पास यहां से लेकर के यहां तक ये आपको सरफेस S1 रखेंगे, यहां से लेकर के इधर राइट साइड पे ये हम सरफेस S2 रखेंगे। तो हमने कहा कि ये रे जो है सरफेस S1 पे एंट्री करी, हमने कहा ठीक है। तो एक तरीके से PQ क्या हो गया, PQ एक तरीके से इंसिडेंट रे हो गई, है ना। एक तरीके से PQ क्या हो गया, PQ एक तरीके से इंसिडेंट रे हो गई, हमने कहा ठीक है। और ये QG क्या हो गया, QG एक तरीके से जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गई, QG जो है वो एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे हो गई। कहाँ पे गए हैं ये लोग, ये रेयर से तुम्हारे पास डेंसर मीडियम पे गए। कहाँ पे गए ये लोग, रेयर से तुम्हारे पास डेंसर मीडियम पे गए। हमको पता है कि फॉर स्फेरिकल सरफेस, ये बात हमको पता है कि फॉर स्फेरिकल सरफेस हमको एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, दैट इज μ2 अपॉन तुम्हारे पास v1, ठीक, μ1 अपॉन तुम्हारे पास u1, μ2 माइनस μ1 अपॉन तुम्हारे पास क्या r1। ये हम सरफेस नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, सरफेस नंबर 2 के बारे में हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन तब लगाई जाती है जब आप रेयर से तुम्हारे पास डेंसर मीडियम पे जाया करते हो। इतनी बात क्लियर है। अब जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.5 है, अगर म्यू की वैल्यू 1.5 है इसका मतलब ये μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। μ1 तो एयर है, तो इसका मतलब μ2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू कितना μ1, तो इसका मतलब 1.5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना 1.5, ये वैल्यू μ2 की हो गई। हमने कहा ठीक, तो 1.5 अपॉन v1 की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं हमको v1 की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। u1 की वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इन्फाइनाइट से आ रहा है, हमने कहा ठीक है। तो 1 अपॉन चाहो तो आप माइनस इन्फाइनाइट पुट कर लो, ठीक है।
इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1। इन्होंने कहा 30 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब आप समझ रहे हो, इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रेडियस पे रख लिया। और R1 की वैल्यू कैसी होगी, इन्होंने कहा कि सर R1 की वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस सरफेस के लिए जो R1 होगा वो इधर की तरफ मेजर होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने R1 को पॉजिटिव ले लिया। हमने कहा ठीक है, ये फैक्टर तो 0 हो गया। ये हो गया है 1.5 अपॉन तुम्हारे पास V1, ये हो गया है 0.5 अपॉन तुम्हारे पास 15 1 जा, और ये तुम्हारे पास 3 जा, तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस तुम्हारे पास 45 सेंटीमीटर। अब आप बस समझिएगा, V1 की वैल्यू प्लस 45 सेंटीमीटर हुई है। अगर प्लस 45 सेंटीमीटर हुई है तो भाई ऐसा है कि P1 से लेकर के P2 की वैल्यू तो तुम्हारे पास 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रे तुम्हारे पास ऐसे आती और एक्सपेक्टेड होते होते ये रे तुम्हारे पास कहां पे, यहाँ पे पहुंच जाती। हमने कहा ठीक, तो हमने कहा कि ये तो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसकी दूरी यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारे पास 45 सेंटीमीटर है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि इसकी दूरी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। ये बात यहां से हो जाती है। हमने कहा ठीक। अब एक तरीके से देखा जाए, अब हम सरफेस नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो जो जी डैश है, इन्होंने कहा कि जो जी डैश है, इन्होंने कहा जी डैश एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि जब ये रे तुम्हारे पास QG तुम्हारे पास आएगी, ठीक है, सेकंड सरफेस पे, तो ये रे तुम्हारे पास क्या नाम है, क्या होती, सीधे जाती, ये रे सीधे जाती। लेकिन अब आपका सरफेस नंबर 2 आ गया और ये आ गया उसका नॉर्मल। जो ये इसका नॉर्मल आ गया, तो ये रे तुम्हारे पास क्या हो गई, डेंसर मीडियम से रेरर पे जा रही है। ठीक है, जब डेंसर से रेरर पे जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो ये रे अब तुम्हारे पास डेविएट होकर के कहां पे आ जाएगी, L पॉइंट पे आ जाएगी। अब जब अगर ये पर्टिकुलर रे तुम्हारे पास L पॉइंट पे आ गई है, तो अब हमने कहा कि ये जो जी डैश है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो U2 कहां से मेजर किया जाएगा, मेजर्ड फ्रॉम P2, राइट। कहां से मेजर किया जाएगा, मेजर्ड फ्रॉम तुम्हारे पास P2। तब U2 की जो वैल्यू आई है वो आई है प्लस तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर। ओके, और ये हो गई तुम्हारे पास U2 की वैल्यू। ठीक है, μ1 की वैल्यू तो हमको पता ही है तुम्हारे पास कितनी, 1, और μ2 की वैल्यू हमको पता ही है 1.5। इस बार हम लोग डेंसर से रेरर मीडियम पे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस बार हमको V2 की वैल्यू पता नहीं है, तो इन्होंने कहा कि दिस विल प्रूव एज व्हाट, U2, एंड दिस विल बिहेव एज व्हाट, तुम्हारे पास V2। और V2 की वैल्यू तो हमको पता भी नहीं है। और जो इनका सरफेस नंबर 2 का जो रेडियस है वो तुम्हारे पास पीछे की तरफ आएगा, तो रेडियस R2 जो है वो कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जब डेंसर से रेरर मीडियम पे जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हम लगाएंगे μ1 अपॉन तुम्हारे पास V2, ठीक, एंड μ2 अपॉन तुम्हारे पास U2, एंड μ1 माइनस μ2 अपॉन तुम्हारे पास R2। ये क्वेश्चन क्यों लगाई है, क्योंकि अब आप रेरर पे जा रहे हैं, कहां से, डेंसर पे जा रहे हैं, तो इमेज के ऊपर आप रेरर वाले का लिखेंगे। ठीक, तो हमने कहा ठीक, और रेरर को हमने 1 मान रखा है, इसको हमने 2 मान रखा है डेंसर को। ठीक है, हमने पुट करा 1 अपॉन तुम्हारे पास V2 पता नहीं है, इसकी वैल्यू 1.5 है, U2 की वैल्यू प्लस तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर है, और ये है 1 माइनस 1.5 अपॉन तुम्हारे पास कितना, R2 की वैल्यू हो गई है कितना, माइनस तुम्हारे पास 15, राइट। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, हमने को सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितना आ गया है, ये आ गया 1.5 अपॉन 15। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, माइनस ये -0.5 अपॉन तो आपके पास माइनस ऑफ द 15 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 15 प्लस 0.5 अपॉन तुम्हारे पास 15, ये पर्टिकुलर वैल्यू आई। तो 1 अपॉन V2 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 15, और 1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7.5। तो V2 की वैल्यू कितनी आती है, 7.5 सेंटीमीटर आती है। अब बात को समझिएगा, ये क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि हम पोल 2 से यहाँ L तक की दूरी हमारे पास कितनी निकाल चुके हैं, 7.5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। मतलब रे तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट था, लेकिन हमको सेंटर से चाहिए, हमको OL तक की दूरी चाहिए। तो इसने कहा ठीक है, अगर आपको OL तक की दूरी चाहिए तो OL की दूरी आपको निकालनी है, तो OP2 प्लस तुम्हारे पास कितना, P2L। तो OP2 की वैल्यू कितनी, 15 सेंटीमीटर है ना, और P2L की वैल्यू कितनी, 7.5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 22.5 सेंटीमीटर। तो 22.5 सेंटीमीटर जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा।
ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो 22.5 सेंटीमीटर इज द आंसर, और यही प्रॉपर मेथड है। और आप ये ना समझे कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ये आपके एग्जाम में है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, आपको इन्हें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारी लिस्ट में क्या है, फटाक से जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला सवाल हमारी लिस्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है 16 का और क्वेश्चन हो गया है। अब आता है 17। 17 ने क्या बोला, 17 ने कहा कि अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसने क्या बोला, फिर इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे and of focal length 15 centimeter in air has the same radii of curvature for both the surfaces, ठीक है। It is immersed in a liquid of refractive index 1.7, calculate the focal length of the lens in the liquid। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1/FA इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब काहे का बना हुआ है ये तुम्हारे पास किस मटेरियल का बना हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ, नहीं पता नहीं किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर नहीं पता है ना तो बाय डिफॉल्ट ग्लास ले लिया करो। तो ग्लास म्यू ए माइनस वन, वन अपॉन तुम्हारे पास R1 माइनस वन अपॉन तुम्हारे पास R2, ये हो गया तुम्हारे पास वैल्यू। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने कहा हैज द सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ द साइड्स, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब क्या कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये सरफेस 1 है तो R1 की वैल्यू प्लस R होगी, ये सरफेस 2 है तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस R होगी, ठीक है। तो हमने लिखा 1/FA इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1.5 माइनस 1, 1/R1 की वैल्यू R, और ये हो गया कितना, माइनस R। तो 1/FA इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है 2/R, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 1/R। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब इसने कहा कि व्हेन इमर्स्ड इन, अब इसने बोला कि व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, जब इसको लिक्विड में डाल दिया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास कितना 1.7, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है 1.7। हमने कहा ठीक, तो हमने लिखा 1/F, तुम्हारे पास क्या लिख देंगे हम 1/FL लिख देते हैं, है ना। और इस बार जी म्यू एल माइनस वन लिखना पड़ेगा, 1/R1 माइनस वन अपॉन कितना लिखना पड़ेगा R2 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो R1 की वैल्यू जैसा मैंने भी आपको बता दिया था R2 की वैल्यू, लेकिन जी म्यू एल की बात आ गई। तो इन्होंने कहा कि सर जी म्यू एल अगर चाहिए है तो हमको जी म्यू ए चाहिए होगा और एल म्यू ए चाहिए होगा। जी म्यू ए की वैल्यू 1.5, एल म्यू ए की वैल्यू 1.7, राइट। तो ये हो गया 15/17, 1/FL इज इक्वल्स टू 15/17, ठीक है। 15 अपॉन कितना 17 माइनस 1, ठीक है। 1 अपॉन ये R, ये हो गया कितना, ये हो गया माइनस R, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया -2/17 इंटू कितना 1/R, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे हो गई। इतनी बात समझ आती है आपको, ठीक। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, अब ये वैल्यू हमारे पास इसने जो है क्या इंडिकेट कर रही है, 1/R नहीं होगा, ये 1/R, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/R, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास कितना 2/R, क्योंकि 1/R प्लस 1/R दैट इज 2/R, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारे पास -2/17 इंटू 2/R। जैसा कि हम जानते हैं कि 1/R एग्जैक्टली कौन है, 1/R तो तुम्हारे पास 1/FA की वैल्यू है, तो हमने इसे लिखा -4/17 इंटू 1/R, तो हमने लिखा -4/17 इज इक्वल्स टू कितना 1/FA। और हमको पता है कि FA की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखा, हमने कहा 1/FL इज इक्वल्स टू कितना -4/17 इंटू 1 तुम्हारे पास कितना 15, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो FL की वैल्यू आती है -63.75 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए 17 इंटू 15 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 17 5 होता है 18 5 और 85, और ये हो गया तुम्हारे पास कितना 5 8 7 15, और ये हो गया 6, ये आ गया 4, ठीक है। तो ये आ गया है तुम्हारे पास कितना, ये आ गया है 2, सॉरी ये आ गया है आपके पास 2, 5 8 7 15, और ये आ गया 2। तो ये आ गया है तुम्हारे पास 4 6 24, देन 35, देन 35 4 6 24, ओके, एंड देन तुम्हारे पास 35, तो 68 63 पॉइंट, वेट मिनट, 160 17 into 5 7 5 are 35 and 5 and 3 17 1 is 17 5 8 7 15 1 plus 1 2, okay, then ये आ गया है 4 6 24, then with this means it would be a 35, ठीक है।
So 63.75. 63.75 would be the answer. Wait a minute, let me check the calculation. 4 and 275. This means 4 6 are 24. That means 35. 4 8 is 32. 30 and 7, 28. 170 and 85. 170. 17 10 जा 170 plus 85. 5 8 7 15. Okay, this is the problem. 255, right? So this is the 255 part. 255. That means 24. If you calculate 24, this is 15, and this means this would go for 63, then 12, then 13, 63.75. Yes, this would be the answer. ठीक है, ये है आपके पास आंसर. 63.75 इज द आंसर. तो ये आपके पास आपको यहाँ पे आएगा. ठीक, 63.5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे इसको सही आंसर कंसीडर करेंगे. ठीक है, और ये हमारे पास आएगा यहाँ पे आंसर. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया आपका 17 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है. इन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 पे हमको ये दे रखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ. ठीक है, इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है. ठीक है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4 डायोप्टर. ठीक है, टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट. ठीक, और it is at a distance of 50 centimeter from the convex lens. The image of the object O formed by the lens mirror combination coincides with the object itself. Calculate the focal length. अब चूंकि यहाँ पे a point object O is kept at a distance of 30 centimeter from a convex lens of power plus 4 diopter towards its left, it is observed that when a convex mirror is kept on the right side of a distance of 50 centimeter from the convex lens, the image of the object. पहली बात तो इसका डायग्राम एग्जैक्टली बनेगा कैसे, राइट? इसका डायग्राम एग्जैक्टली कैसे बनेगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम ये कह पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे हमने एक बनाया. हमने कहा कि लेट सपोज कि ये एक तुम्हारे पास जो है कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास मिरर है. इन्होंने कहा पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस. यहाँ पे उसको रखा गया है. ठीक, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे इधर की तरफ स्टार्ट होगी और रे तुम्हारे पास इधर की तरफ स्टार्ट होगी और ये दोनों रे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाने वाली हैं. ठीक है, फिर ये रे तुम्हारे पास जाने वाली हैं, ये इधर की तरफ आएंगी. ठीक है ना, और ये रे तुम्हारे पास जो है इधर की तरफ आएंगी. क्योंकि ये तुम्हारे पास मिरर है तो इसके आगे तो तुम्हारे पास नहीं चली जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होना है इनको. ठीक, अब हम जरा कैलकुलेशन करते हैं तो हमको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दे रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ दे रखा है, इसका एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. ठीक, तो हमने सबसे पहले कहा कि पावर दे रखी है. ठीक है, पावर ऑफ हमको लेंस दे रखी है जो कि होता है 1/f इन मीटर. ठीक, तो ये है 4 डायोप्टर 1/f इन मीटर. f इन मीटर इज इक्वल टू 1/4. ठीक, ये मीटर में आ गई और ये आ गई 100/4. दैट इज कितना? ये आ गई 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ तो बेटा हमको मिल गई. हमको जो है लेंस की जो है फोकल लेंथ तो मिल गई. हमने कहा ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ मिल गई. फिर इन्होंने कहा कि हमको यू पता है कितना? 30 सेंटीमीटर हमको यू पता है. हमको ये पता है कि यू जो है हमारा 30 सेंटीमीटर पे है. तो हमने कहा कि हम को निकालना क्या है. तो इन्होंने कहा कि पहले तो आप लिख लो जरा, ये वैल्यू लिख लो कितना? माइनस तुम्हारे पास 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आप लिख लो कितना? ये है प्लस तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर. ठीक, अब जैसा कि इन्होंने कहा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ कॉन्वेक्स मिरर इज केप्ट ऑन द राइट साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. ठीक है, फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ तक की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है. पहले तो हमको निकालना पड़ेगा इमेज कहाँ बनी थी आपकी वजह से. ठीक, 1/VL माइनस 1/UL इज इक्वल्स टू कितना? 1/FL. ओके, 1/VL माइनस 1/UL इज इक्वल्स टू कितना? 1/FL.
अब अगर हम बात करें इसकी 1/VL में हम क्या पुट करेंगे, VL में हम कुछ नहीं पुट करेंगे, पता ही नहीं VL के बारे में, तो 1/VL इज इक्वल्स टू 1/UL प्लस हमारे पास 1/FL। हम सॉल्व करते हैं, माइनस हमारे पास 30 प्लस हमारे पास कितना 25, ठीक, और फोकल लेंथ ये तुम्हारे पास आ गई है। यूएल की वैल्यू क्या पुट करनी है हम लोग को, यूएल की वैल्यू हम लोग नेगेटिव पुट करनी है, हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी आ गई 1/5 यहाँ पे लिया, तो ये हो गई है माइनस, ठीक है, ये हो गया है 6 और ये हो गया है कितना 5। ये वैल्यू कितनी आ गई 1/5, ये हो गई -5 प्लस 6/6×30, ठीक, ये आ गई 1 कितना 150। तो VL की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई प्लस 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको ये पता लगा, ठीक है, ये तो तुम्हारे पास डायग्राम है, हम यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड डायग्राम उठा ले रहे हैं ताकि हमको ड्रॉ करने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम उठा ले रहे हैं, देखिए जरा, ये है वो डायग्राम जहाँ तक है, हाँ ये, ठीक, ये बना हुआ है डायग्राम प्रॉपरली तरीके से। अब हम इसी पे जो है मार्किंग थोड़ी कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं तो इस डिस्टेंस को तो हमने मार्क कर लिया क्या u, ठीक है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या मार्क कर लिया, इसको हमने मार्क कर लिया तुम्हारे पास क्या v, ठीक है। तो इसे हमने ua लिख लिया, इसे हम va लिख लिया, और ये वैल्यू 150 सेंटीमीटर है कहाँ से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये वैल्यू तुम्हारे पास 30 सेंटीमीटर की दूरी है कहाँ से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो हमको ऐसा पता लगा कि यहाँ पे ये इमेज बनाना चाह रहे हैं, हमने कहा ठीक। अब चूंकि हमें इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, ठीक है, तो हमको ये पता लग गया कि इसको VL की वैल्यू जो है तुम्हारे पास 150 सेंटीमीटर की है ना। और हमसे इन्होंने क्या पूछा था, हमसे इन्होंने पूछा था कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमको ये पता है कि जब रे तुम्हारे पास इधर की तरफ आ रही थी, ठीक है, तो रे तुम्हारे पास कन्वर्ज करने जा रही थी, है ना, रे तुम्हारे पास क्या करने जा रही थी, रे तुम्हारे पास जो है कन्वर्ज करने जा रही थी। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम ऑप्टिकल सेंटर से दूरी निकाल लें। तो हमने कहा कि डिस्टेंस ऑफ आई, ठीक है, फ्रॉम पोल ऑफ तुम्हारे पास मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से हम दूरी निकाल लें। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 150 में से गया 50, दैट इज तुम्हारे पास कितना 100 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। हमने कहा ठीक। हमने ये कहा कि अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे पास जा रही थी इधर की तरफ फोकस जा रही थी, तो ये कहाँ पे एग्जैक्टली जा रही थी, हमको निकालना है फोकल लेंथ। तो ये जा रही थी इसके बिल्कुल नॉर्मल से, ठीक है, और ये कहाँ पे जा रही थी, ये इसको बिल्कुल रेडियस ऑफ द कर्वेचर पे जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर पे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये पर्टिकुलर रेडियस ऑफ द कर्वेचर पे ही तुम्हारे पास चली जा रही थी, है ना, तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं। जैसे हमने इसको निकाला तो हमने कहा कि ओ आई इज टेकन एज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, तो ये हो जाएगा 100/2, दैट इज कितना, दैट इज तुम्हारे पास 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो गई, मिरर की फोकल लेंथ हो गई तुम्हारे पास 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालें, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। इन्होंने बोला ठीक है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म बाय द लेंस मिरर कॉम्बिनेशन कंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, इन्होंने कहा कि ये ऐसे हुआ होगा, ये तुम्हारे पास गई होगी, ठीक, ये तुम्हारे पास गई होगी, और ये तुम्हारे पास हम लोग इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मान ले रहे हैं। इन्होंने कहा रेडियस कर्वेचर क्यों मान ले रहे हो, इन्होंने कहा कि देखो अगर हम किसी भी क्या नाम है कर्व सरफेस को देखें, ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो नॉर्मल होता है वो उसके रेडियस को ज्वाइन करता है। नॉर्मल जो होता है उसके किसको ज्वाइन करता है, रेडियस कर्वेचर ज्वाइन करता है। अगर आप जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग रे को लेकर के आ जाएंगे तो वो नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा तो ये रे तुम्हारे पास वापस हो लेगी। तो ये रे उसी वजह से यहाँ पे वापस हो गई, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस था और वापस अपने पाथ पे चली गई। तो इन्होंने कहा कि इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट था वो भी यहीं पे था और जो इमेज था वो भी यहीं पे था। तो ऐसा तब हुआ कि जब ये रे तुम्हारे पास गई और ये जब ये लौट करके आई तो ये रे फिर से इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लौट करके आ गई है। तो यहीं पे तुम्हारे पास बन जाएगा क्या, इमेज। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों लिया गया, क्योंकि आपका नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था। अगर आपका नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होता तब तो ठीक था, लेकिन आपका नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, इसलिए हमने उसको कहा कि भाई ये वाली रे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगी और कोई नहीं होगी, क्योंकि जो नॉर्मल होती है आपकी स्फेरिकल सरफेस की वो एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर की ही एक्सटेंडेड पार्ट हुआ करती है, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, अगला सवाल हमारे पास हमको दे रखा है इधर की तरफ,
अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड, इन द फॉलोइंग डायग्राम एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1, ठीक, और द फोकल लेंथ दिस, तो फोकल लेंथ L1 की दे रखी है कितना 20 सेंटीमीटर, एंड द फाइनल इमेज इज फ्रॉम दैट आई, ये आई लिखा हुआ आई डैश नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये आई तुम्हारे पास यहाँ पे बन रही है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड लेंस फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ L2। इन्होंने कहा FL2 की वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा FL2 की वैल्यू जो है अपने को चाहिए। हमने कहा ठीक है, FL2 की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले लेंस L1 पे आते हैं। तो भाई ऐसा है कि ये रहा तुम्हारे पास U1, ठीक है। तो U1 की वैल्यू कितनी है, U1 की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है, प्लस तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमको इन्हें निकाल लेना चाहिए। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/U1 प्लस 1/F1 किया, तो 1/U1 की वैल्यू -15 प्लस ये हो गई 20, ये वैल्यू हो गई 1/5 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ये वैल्यू हो गई है -4 प्लस 3 अपॉन तुम्हारे पास 4 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, ये हो गई है -1 अपॉन कितना 60, राइट, -1/60। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये -60 सेंटीमीटर क्या बता रही है, इसी तरफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और इसी तरफ तुमको क्या मिल गई, इमेज मिल गई, और ये दूरी कितनी हो गई, इससे -60 सेंटीमीटर, ठीक। हमने कहा ठीक, तो हमने कहा कि ये तो होना ही था, फोकल लेंथ तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर था, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ गया, तो वर्चुअल इमेज तो बननी ही बननी थी, है ना। तो इसका मतलब है कि आई डैश पे जाकर के वर्चुअल इमेज बनी लेंस नंबर L1 की वजह से। हमने कहा ठीक है। अब इसने कहा लेंस L2 ने, तो इन्होंने कहा कि फॉर लेंस L2, इन्होंने बोला फॉर लेंस L2 आई डैश विल सर्व एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई डैश विल सर्व एज व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इन्होंने कहा क्यों, कैसे, इन्होंने कहा कि जब भाई ये ओ से लेकर के रे यहाँ निकली, निकलने के बाद तुम्हारे पास ये रे का इमेज यहाँ बन गया, तो इन्होंने लेंस L2 ने कहा कि हम हमारे हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में आई डैश पे रखा हुआ है, ठीक। तो हमने कहा कि डिस्टेंस ऑफ, हमने ये बोला कि डिस्टेंस ऑफ आई डैश, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम तुम्हारे पास O2, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो आई डैश O1 की दूरी प्लस तुम्हारे पास O1 O2 की दूरी, इन्होंने कहा ये 60 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये कितना, ये 80 सेंटीमीटर, ये हो गया। हमने कहा ठीक। तो अब ये जो तुम्हारे पास है, क्या नाम है, लेंस L2, अब लेंस L2 ने कहा कि ऐसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा हमारे लिए आई डैश पे है। हमने U2 की वैल्यू कितनी ले ली, -80 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। और जो फाइनल इमेज बन रही है वो भी तुम्हारे पास 80 बन रही, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस तुम्हारे पास 80 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। 1/V2, ठीक है, -1/U2 इसको टू, सॉरी ये तुम्हारे पास, हाँ, 1/F2, तो 1/80 माइनस ये माइनस तुम्हारे पास 80, 1 तुम्हारे पास F2, ये हो जाती 2/80 इसको टू 1/F2, 1/40 इज इक्वल टू 1/F2, एंड F2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 40 सेंटीमीटर हो जाती है। एंड दिस वुड बी द आंसर। ये हो जाता है तुम्हारे पास सेकंड वाले लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इन्होंने बोला है अगला क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर पार्ट को हम यहाँ पे लेकर के आए, ठीक। इन्होंने कहा इन द फॉलोइंग रे डायग्राम, इस पर्टिकुलर रे डायग्राम पे अगर आप ध्यान से देखें, are shown the position of the object O image I, two lenses and a plane mirror. The focal length of one of the lenses is also given. Find the focal length of the other lens. बहुत सिंपल सवाल है। इन्होंने कहा पहले लेंस की फोकल लेंथ हमको पता है, ठीक है, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ हमको पता है कि कॉनकेव के लिए निकालने को बोल रहे हैं। F2 पक्की बात है, लेस देन 0 आने वाला है, ठीक है। ये तो एक ट्रिक हो गई अपने आप को वो ओके करने के लिए, ठीक। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि हम आपको फोकल लेंथ दिए दे रहे हैं, और हम जो है आपको ये भी बता दें कि ये तुम्हारे पास शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ की हमको पोजीशन भी यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है, ठीक है। टू लेंसेज एंड दिस द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज गिवन, एक ये पोजीशन नहीं दिखाई है इन्होंने, ये तुम्हारे पास 45 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये पर्टिकुलर पोजीशन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई थी। अब जरा देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, तो इन्होंने कहा कि ये रे पहले यहाँ पे गई, फिर ये रे ऐसे गई, फिर ये रे तुम्हारे पास पैरेलल चली गई, फिर ये गई रिफ्लेक्ट होकर के आई, फिर वापस चली आई, फिर यहाँ पे आ गई, तो ये इस तरीके से बना। तो हमने कहा कि फॉर लेंस L1 की बात करें, फॉर लेंस L1 की बात करें, ठीक है, तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/U1 प्लस 1/F1, ठीक है।
U1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी, U1 की वैल्यू -45, ठीक है। F1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी, +20, तो हमने सॉल्व किया, ये हो गई है -1/9 +1/4, राइट। ये हो गई है 1/4 और -4 + 9/9 4 कितना 36, और ये हो गई है 5/5 इंटू कितना 1/36, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई है 9 4 36, 5 9 5 4 20, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई V1 की वैल्यू कितना +36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इसकी इमेज कहीं जाकर के यहाँ पे बनी होगी +36 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ये बनती, पर ये बन नहीं पाई होगी, है ना। तो हमने कहा कि आई डैश विल सर्व एज, आई डैश विल सर्व एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आई डैश जो है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर आई डैश जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है, तो हमने कहा कि हम, ये तुम्हारे पास O1 डिस्टेंस है, ये तुम्हारे पास O2 डिस्टेंस है, हमने कहा कि O2 तुम्हारे पास आई डैश चाहिए है, तो इन्होंने कहा कि O1 आई डैश में से तुम्हारे पास O1 O2 हटानी पड़ेगी, तो 36 में से 16 हटाया और ये कितना हो गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी हमारे पास आ गई, ठीक। अब मुद्दा ये है कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि फॉर तुम्हारे पास लेंस L2, ठीक है, V2 जो है वो तुम्हारे पास क्या है, इन्फानाइट, क्योंकि वो तो पैरेलल जा रही है, ठीक है। और U2 क्या है, U2 है तुम्हारे पास +20 सेंटीमीटर, हमने कहा ठीक है ना। F2 क्या है, F2 तो पता ही नहीं है, तो 1/V2 इज इक्वल टू 1 कितना U2 + 1 तुम्हारे पास कितना F2, तो ये हो गया कितना, ये हो गया है इन्फानाइट, ठीक है। U2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई है, ये हो गई है +20, और 1 तुम्हारे पास F2, तो 1/F2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो जीरो हो चुकी है, -1/20, तो F2 की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। दिस वुड बी द फोकल लेंथ, इट इज नेगेटिव इन नेचर, इट इज ऑफ कॉनकेव लेंस। इतनी बात क्लियर है सभी लोग को, ठीक है।